डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल द्वारा एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की गई है, जिसमें बहुत ही संक्षेप तथा आसान भाषा में एनसीईआरटी शुरू कराई जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं इतिहास की कक्षा 6 के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर कब, कहाँ, क्या और कैसे को पूरा कराऊंगी। इतिहास की वीडियो रोज़ सुबह 10 बजे आएगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे अंदर हमेशा से यह उत्सुकता रही है अपने अतीत के बारे में जानने की। हम अपने अतीत के बारे में लेकिन क्या जानना चाहते हैं? उनके खान पान के बारे में जानना चाहते हैं कि वह किस प्रकार का खाना खाते थे, कच्चा, पक्का, फल फूल, किस तरीके का खाना खाते थे, वह कपड़े किस तरीके के पहनते थे, पत्ते पहनते थे या कपड़ों का आविष्कार हो चुका था, किस प्रकार के घर में रहते थे, घरों में रहते भी थे या गुफाओं या पेड़ों में रहते थे, उनका व्यवसाय किस प्रकार का था, वह जीविका अर्जन के लिए कुछ करते भी थे या वो इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर हम जानते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। हमने देखा है कि नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ है, जैसे कि नर्मदा नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी आदि के किनारे गंगा का विकास हुआ। यह लोग संग्राहक थे, यह वन से परिचित थे। वह अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। इसके अलावा वह शिकार भी करते थे। हम देखते हैं उसके बाद कि सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व नगर बने। उसके पश्चात गंगा नदी घाटी के किनारे एक नगरों का विकास हुआ है। यहाँ पर बहुत ही प्रमुख राज्य जैसे कि मगध का विकास हुआ है। यह बहुत ही शक्तिशाली था। देश के अन्य हिस्सों में स्पेशली घाटियों के किनारे नगरों का विकास हुआ है। फिर हम ये देखते हैं कि लोग यात्राएं करते थे। क्यों करते थे? हमने ये देखा कि लोग सदैव भारतीय उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं करते थे। वे हिमालय के ऊंचे पर्वतों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों आदि को पार करते हुए भी यात्रा करते थे। परंतु क्यों करते थे? उसके क्या कारण हो सकते हैं? उसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि जीविका उपार्जन के लिए यात्रा करते थे। युद्ध, क्या पता किसी क्षेत्र में युद्ध हो गया हो और लोग वहां से बच के निकलने के लिए यात्राएं करते थे, या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ या भूकंप एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा थी, जिससे लोग गंगा नदी के किनारे प्रतिस्थापित हुए थे। व्यापारिक कारणों से अपने व्यापार बढ़ाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी लोग यात्राएं करते थे। हमने यह देखा है कि यात्राओं से सांस्कृतिक परंपरा समृद्ध हुई है। लोगों ने कई प्रकार की नई संस्कृतियों के बारे में जाना है, संगीत के बारे में जाना है, नई प्रकार की कलाओं के बारे में जाना, तथा भोजन बनाने के भी नए तरीकों के बारे में एक दूसरों के विचारों के साथ आदान प्रदान किया है। फिर आते हैं हम अपने देश के नाम के बारे में। हमारे देश का 2 नाम है, इंडिया तथा भारत। पहला नाम इंडिया। इंडिया नाम हमारे देश का, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे सिंधु नदी भी कहते हैं। इसका नामकरण 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों तथा ईरानियों ने दिया था। यह सा शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, इसलिए इसे हिंदोस अथवा इंदोस कहा। इसी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। यह नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा गया। उसके बाद आते हैं हम भारत में। भारत का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। यह एक संस्कृत की एक बहुत पुरानी कृति है, लगभग 3500 वर्ष पूर्व। इसमें उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह ने भारत का नामकरण किया था। फिर यह नाम देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा। हम अतीत के बारे में किस प्रकार से जानें? यह बहुत बड़ी समस्या है। हम कैसे जानें उस समय हमारे समय समाज की क्या स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, यह हम कैसे जान सकते हैं? इसका पहला स्रोत पांडुलिपि था। यह मनुस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनू से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथ, क्योंकि यह हस्तलिखित है। यह ज़्यादातर ताड़पत्र या हिमालयी क्षेत्र के भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार की जा सकती थी।
इसमें क्या अधिकतर क्या मिलता है, धर्म से संबंधित, राजा से संबंधित, औषधियाँ, वैज्ञानिक खोजों, इसके बारे में मिलता है। सामने दिखाए चित्र को आप देख सकते हैं, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व की है। इसमें किताबों को बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग हिस्सों को साथ में बांट दिया जाता था। इस प्रकार की पांडुलिपि में कुछ पांडुलिपियां नष्ट भी हो चुकी हैं, जो कि कई प्रकार के कीड़ों ने खा लिया या खराब हो चुकी हैं। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख धातु या पत्थर पे लिखे गए अभिलेख हैं। इसमें राजाओं द्वारा कुछ आदेश तथा विजयों का उल्लेख है। इसमें शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। इसको लिखने में बहुत कठिनाइयाँ आती थी, क्योंकि पत्थर पे लिखने में काफ़ी समस्या आती थी, परंतु यह वैसा का वैसा ही बना हुआ है, जो कि हमारे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। सामने जो आपके चित्र के सामने प्रस्तुत है, वह अशोक के द्वारा लिखवाया गया अभिलेख है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के कांधार से प्रयुक्त हुआ है। इसमें 2 प्रकार की लिपियों का प्रयोग हुआ है, यूनानी तथा अरेमिक। 2 प्रकार की विभिन्न लिपियों का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात पुरातत्वविद, यह वे होते थे जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जो हमें खुदाई से या उस सभ्यता के जगह से प्राप्त हुई है। यह इन वस्तुओं को देखकर यह पता लगाने का प्रयास करते थे कि उस समय समाज की स्थिति क्या है। वह हथियार, बर्तन, सिक्के, हड्डियाँ, औजार, मिट्टियों के प्रकार, आभूषण, इन सभी के द्वारा उस समय के समाज की स्थिति किस प्रकार की थी, वहाँ पे किस प्रकार के आविष्कार हुए थे, किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी, वहाँ के राजा कितने धनी थे, कितने वहाँ का व्यापार किस प्रकार का था, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से प्राप्त जो जानकारियां हैं, उन्हें हम स्रोत कहते हैं। इसकी मदद से हम अपने इतिहास का अध्ययन एक बहुत ही अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे अध्याय का नाम है अतीत, एक या अनेक। इसमें इसका शब्द अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। यह ऐसा तथ्य यह दिलाने के लिए, इस तथ्य का प्रयोग यह याद दिलाने के लिए किया गया है कि हर किसी का अतीत अलग होता है। राजा, कृषक, शिकारी, यह 3 अलग वर्ग हैं। इन तीनों का इतिहास अलग रहा होगा, इन तीनों ने अलग परिस्थितियों का सामना किया होगा। हर किसी की धार्मिक स्थिति तथा व्यापारिक स्थिति भी अलग रही होगी, जिस प्रकार से हमें उनके इतिहास के बारे में अनेक प्रकार के भेद मिलते हैं। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हमें वहाँ के शासकों और लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है, परंतु जो सामान्य लोग थे, जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक या किसी भी प्रकार के साधारण लोग, वह अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसलिए हमें उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता। लेकिन अब हम पुरातत्व की मदद से उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं तिथियों के मतलब के बारे में। तिथियों का पहले प्रयोग होता था BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, AD, ईयर ऑफ द लॉर्ड, एनो डोमिनी, अर्थात जिस साल से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। परंतु अब आप देख सकते हैं कि AD के स्थान पे CE यानी कि कॉमन एरा और BC के स्थान पे BCE का प्रयोग होने लगा। यह एक प्रकार का सेकुलर टर्म है, मतलब इसमें धार्मिक प्रकार की किसी भी प्रकार की भावना को हटाया गया है, इसलिए यह इन शब्दावली का प्रयोग होने लगा है। जैसे कि ये 2022 चल रहा है, इसका मतलब यह है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2022 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद का आगे का समय चल रहा है। इस चैप्टर के अंत में एक बाहरी कला का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक जगह का उल्लेख किया गया है, रोसेटा, मिस्र। यह मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है। यहाँ पर एक ऐसा पत्थर मिला है जिसमें ये पत्थर अभिलेख कहलाएगा, क्योंकि इसमें पत्थरों पे खुदाई की गई है। इसमें एक ही लेख में 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों का प्रयोग किया गया है। इसमें यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार हैं।
इसमें कुछ विद्वान जो हमारे पुराने हैं वह यूनानी भाषा को पढ़ लेते हैं। उसी के आधार पर उन्होंने उसकी मिस्र की भाषा को भी पढ़ने का प्रयास किया है। इसमें यह बताया गया है कि राजाओं तथा रानियों के नाम को उन्होंने अलग से एक छोटे फ्रेम में दिखाया गया है, जिसे कारतूस कहते हैं। शायद यह उन्हें सम्मान देने के लिए किया गया है। उसके बाद हमें देखते हैं कि इसमें पशुओं के भी चित्र बने गए हैं, जैसे कि शेर, चिड़िया आदि के भी चित्र बने हुए हैं। अर्थात इसमें शब्दों के साथ, अक्षरों के साथ साथ पशुओं के भी चित्रों का समावेश है। आप सामने के दिखाए हुए चित्र में यह देख सकते हैं। यह जो अभिलेख जिनके लिए अक्षर प्रयुक्त हुए हैं, वे आसानी से अभिलेख को अब पढ़ा जा सकता है। अभिलेखों की भाषा को समझना तथा उनकी लिपि को पढ़ना अभी भी हमारे लिए कुछ हद तक मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि यह जो भाषा है ये बहुत पुरानी और बहुत अलग तरीके से लिखी गई है। लेकिन हमारे विद्वानों द्वारा काफ़ी कुछ इनके बारे में पढ़ के इनकी सभ्यताओं के बारे में पता लगाया गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें PDF के लिए। थैंक यू सो मच।